नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। प्राचीन भारत के इतिहास का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हड़प्पा सभ्यता, इसके बारे में हम आज विस्तार से जानेंगे। और आप यदि नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सबसे पहले आप पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपका हर पहलू कंप्लीट हो जाए हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता, सबसे पहले देख लेते हैं पुरातत्व विभाग के जन्मदाता कौन थे। ये एग्जाम में पूछा गया है। तो ये अलेक्जेंडर कनिंघम थे। पुरातत्व विभाग के जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंघम। वहीं सर्वप्रथम हड़प्पा की खोज तो दयाराम साहनी ने की थी। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने सर्वप्रथम हड़प्पा की खोज। वहीं मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो ये राखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। और महानिदेशक कौन थे? तो ये जॉन मार्शल इसके महानिदेशक थे। याद रखिएगा, महानिदेशक जॉन मार्शल थे। आगे देख लेते हैं रेडियो कार्बन विधि द्वारा काल निर्धारण। तो इसका काल निर्धारण कितना है? तो 2500 से 1750 ईसा पूर्व। और इसको 3 भागों में काल निर्धारण किया गया है। हड़प्पा, आरंभिक हड़प्पा चरण, परिपक्व हड़प्पा चरण और उत्तर हड़प्पा चरण। तो आरंभिक हड़प्पा चरण में 3500 से 2600 ईसा पूर्व और 2600 से 1900 ईसा पूर्व। और उत्तर हड़प्पा चरण में 1900 से 1300 ईसा पूर्व इसे बांटकर रखा गया है। वहीं आगे देख लेते हैं इसका नामकरण। तो इसको किस किस नाम से जानते हैं हड़प्पा सभ्यता को? ये भी कई बार एग्जाम में सीधा पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। और ये क्वेश्चन पूछे भी गए हैं यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस में। तो इसका नामकरण सबसे पहले हड़प्पा की खुदाई होने के कारण हड़प्पा नामक शहर की खोज हुई। इस कारण से इसको सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। उसके बाद सिंधु नदी के किनारे बसी होने के कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। वहीं सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं इसे, क्योंकि सरस्वती और सिंधु के संगम पर भी बसी हुई है या उसके बीच में बसी हुई है। वहीं कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी इसे जानते हैं, क्योंकि इस सभ्यता में कांसे का प्रयोग होने लगा था। वहीं प्रथम नगरी सभ्यता के नाम से भी इसी हड़प्पा सभ्यता को जानते हैं, क्योंकि यह पहली सभ्यता थी जहां पर नगरीकरण के प्रमाण मिले हैं। आगे देख लेते हैं इसका आकार। तो इसका आकार का किस आकार की थी? तो ये त्रिभुजा आकार की थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा। यूपीपीएससी में पूछा हुआ इसका आकार किस आकार है? तो त्रिभुजाकार। वहीं इसके उद्भव के 2 प्रकार के मत हैं, विदेशी उद्भव और स्वदेशी उद्भव। विदेशी उद्भव में इसके कौन कौन इसमें मत दिए हैं? मार्शल, व्हीलर, क्रेमर, गॉर्डन चाइल्ड और डीडी कौशाम्बी, ये विदेशी उद्भव के मत देने वाले लोग हैं। वहीं स्वदेशी उद्भव में अमलानंद घोष, आल्विन दंपति, एसआर राव और डीपी अग्रवाल ने स्वदेशी उद्भव का मत दिया है। आगे देख लेते हैं। अब देख लेते हैं इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक है। तो जम्मू कश्मीर में ये मांडा है, याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में मांडा है। चिनाब नदी के किनारे मांडा बसा हुआ है। वहीं सुत कांगेटोर ये बलूचिस्तान में है, ये इसका पश्चिमी क्षेत्र है। तो ये दास्क नदी के किनारे बसा हुआ है, यहाँ तक हड़प्पा सभ्यता बसी थी। वहीं आलमगीर ये हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है। तो पूर्वी क्षेत्र हिंडन नदी, उत्तर प्रदेश के हिंडन नदी तक, और दक्षिण में दैमाबाद ये गोदावरी नदी तक बसा हुआ था। तो ये 4 क्षेत्र याद रखिएगा कि इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक था। तो पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। आगे देख लेते हैं नगर योजना। सड़कें समकोण पर काटती थी इसकी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नगर 2 भागों में विभक्त थे, पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला। आगे देख लेते हैं पश्चिमी टीला को दुर्ग कहा जाता था, ये भी याद रखेगा। सामान्यतः पश्चिमी टीला रक्षा प्राचीर से घिरा होता था, किंतु दुर्ग नहीं घिरा होता था। अपवाद क्या है? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अपवाद ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। कालीबंगा का पूर्वी टीला भी रक्षा प्राचीर से युक्त था। तो याद रखिएगा, कालीबंगा का पूर्वी टीला भी रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। और लोथल के बारे में देख लेते हैं। लोथल और सुरकोटदा में संपूर्ण क्षेत्र एक ही प्राचीर से घिरा हुआ था।
तो लोथल और सुरकोटदा में संपूर्ण क्षेत्र एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। धौलावीरा नगर 3 इकाइयों में विभक्त था। तो याद रखिएगा, धौलावीरा नगर 3 इकाइयों में विभक्त था। वहीं चनहुदड़ो एक ऐसा नगर है जो दुर्गीकृत नहीं था। तो चनहुदड़ो एक ऐसा नगर है जो दुर्गीकृत नहीं था। तो याद रखिएगा, चनहुदड़ो एक ऐसा नगर है जो दुर्गीकृत नहीं था। आगे देख लेते हैं। आवास भवन में एक आंगन होता था जिसमें 3 या चारों ओर से कमरे, रसोई, स्नानघर होता था। घरों में कुआं होता था। याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के नगरों में जो घर बने होते थे वहाँ पर कुआं होता था। मकान पक्की ईंटों से बने होते थे। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। घरों के दरवाजे मुख्य सड़कों की ओर न खुलकर गलियों में खुलते थे। तो याद रखिएगा, घरों के दरवाजे मुख्य सड़कों में नहीं खुलते थे बल्कि पीछे की ओर गलियों में खुलते थे। अपवाद लोथल इसका अपवाद है जिसके दरवाजे मुख्य गलियों में खुलते थे। वहीं जल निकास की पूरी व्यवस्था थी। अच्छी नालियाँ बनी थी और नालियाँ पटी हुई थी, ये प्रमाण मिले हैं। तो इस प्रकार से जल निकास की पूरी व्यवस्था थी। आगे देख लेते हैं हड़प्पा कालीन प्रमुख नगर। हड़प्पा कालीन प्रमुख नगर की विशेषताएं। सबसे पहले हड़प्पा सैंधव सभ्यता का प्रथम स्थल खोजा गया है। तो हड़प्पा को पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब में स्थित है। हड़प्पा पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब में स्थित है। वहीं रावी नदी के तट पर है हड़प्पा। तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। नगर की सुरक्षा के लिए एक दुर्ग है। तो नगर की सुरक्षा के लिए एक दुर्ग है। वहीं अर्ध औद्योगिक नगर है। स्टुअर्ट पिगट ने कहा है हड़प्पा को अर्ध औद्योगिक नगर। याद रखिएगा, R37 ये यहाँ से है। 37 कब्रें मिली हैं जिन्हें R37 कहा जाता है। तो हड़प्पा से R37 नामक 37 कब्रें मिली हैं जिन्हें R37 नाम रख दिया गया। वहीं शंख का बैल मिला है। यहाँ पर शंख का बैल मिला है, ये भी याद रखिएगा। स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा का चित्र मिला है जिससे उर्वरता का प्रतीक माना गया है। तो याद रखिएगा, स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा का चित्र मिला है जिसे उर्वरता का प्रतीक। वहीं अन्नागार मिला है और स्वास्तिक चिन्ह के यहीं से प्रमाण मिले हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्वास्तिक चिन्ह के प्रमाण। और सीपी का पैमाना भी हड़प्पा से मिला है। आगे देख लेते हैं मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? सबसे पहले तो मृतकों का टीला सिंध के लरकाना में मिला है। तो मृतकों का टीला ये मोहनजोदड़ो का अर्थ है। ये सिंध के लरकाना में मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई है। वहीं सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है मोहनजोदड़ो। जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था मोहनजोदड़ो की है और वृहद स्नानागार है मोहनजोदड़ो का। तो मोहनजोदड़ो का वृहद स्नानागार है। वहीं मातृ देवी की मूर्ति है। तो वहीं ये मातृ देवी की मूर्ति यहाँ से मिली है मोहनजोदड़ो से। नर्तकी की कांस्य मूर्ति कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ये कहाँ से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से मिली है। आगे देख लेते हैं पशुपति की मूर्ति भी यहीं से मिली है मोहनजोदड़ो से। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, पशुपति की मूर्ति। अब आगे देख लेते हैं चनहुदड़ो। तो मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व सिंध प्रांत पाकिस्तान में यह चंदहुदड़ो स्थित है। तो याद रखिएगा, चंदहुदड़ो पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व सिंध प्रांत में। इसकी खोजकर्ता तो एन गोपाल मजूमदार ने 1934 ईस्वी में की और उत्खनन अर्नेस्ट माइके ने 1935 ईस्वी में किया। तो इसकी खोज एन गोपाल मजूमदार ने की और इसका उत्खनन अर्नेस्ट माइके ने किया। दुर्ग का अस्तित्व यहाँ पर नहीं है, याद रखिएगा, चनहुदड़ो में दुर्ग का अस्तित्व नहीं है। और पूर्वोत्तर हड़प्पा कालीन संस्कृत झूंकर झांकर के अवशेष यहाँ से मिले हैं। तो पूर्वोत्तर हड़प्पा कालीन संस्कृत के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो ये चनहुदड़ो से मिले हैं, झूंकर झांकर के अवशेष। वहीं मनका बनाना का कारखाना यहाँ से मिला है चनहुदड़ो से। और वक्राकार ईंटें, इस टाइप की यहाँ पर ईंटें मिली हैं, याद रखिएगा, ये वक्राकार है। तो वक्राकार की ईंटें यहाँ से मिली हैं। लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं। अलंकृत हाथी के साक्ष्य मिले हैं, ये भी याद रखिएगा। वहीं 4 पहियों वाली गाड़ी का भी साक्ष्य यहाँ से मिला है। तो याद रखिएगा, चनहुदड़ो से 4 पहियों वाली गाड़ी, वक्राकार ईंटें, लिपस्टिक
और अलंकृत हाथी का साक्ष्य मिला है। कालीबंगा देख लेते हैं। राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है कालीबंगा। राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे है। शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। तो शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। खोज इसकी अमलानंद घोष ने की है। तो खोज इसकी अमलानंद घोष ने की है। जूते हुए खेत हैं और अलंकृत ईंटों के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। जूते हुए खेतों के प्रमाण और अलंकृत ईंटों के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। आयताकार 7 अग्नि वेदिकाएँ यहाँ से मिली हैं। आयताकार 7 अग्नि वेदिकाएँ और सिलबट्टा मिला है। वहीं सूती कपड़े की छाप और मिट्टी के खिलौने, सूती कपड़े के छाप और मिट्टी के खिलौने यहाँ से मिले हैं। प्रतीकात्मक समाधियाँ यहाँ से मिली हैं और अंत्येष्टि की तीनों विधियाँ यहाँ पर प्रचलित थी। पूर्ण, आंशिक और दाह संस्कार। प्रतीकात्मक समाधियाँ में अंत्येष्टि की तीनों समाधियाँ यहाँ से मिली हुई हैं। आगे देख लेते हैं लोथल। गुजरात के अहमदाबाद में भोगवा नदी के किनारे मिला है। ये इम्पोर्टेंट है, भोगवा नदी पूछा जाता है। तो और गुजरात में स्थित है लोथल। इसकी खोज एस.आर. राव ने 1955 में की थी। इसकी खोज एस.आर. राव ने 1955 में। पश्चिमी एशिया से व्यापार का प्रमुख बंदरगाह था। तो लोथल पश्चिमी एशिया से व्यापार का प्रमुख बंदरगाह था। नगर का दुर्ग एक ही प्राचीर से घिरा था, ये याद रखिएगा। नगर का दुर्ग एक ही प्राचीर से घिरा रक्षित है। वहीं धान एवं बाजरे का साक्ष्य मिला है। फारस की एक मुहर भी यहाँ से मिली है, जिससे यह पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का फारस के खाड़ी से व्यापार होता था। 3 युगल समाधियाँ यहाँ से मिली हैं। मनका उद्योग का कारखाना मिला है और धान की बूसी यहीं से मिली है। तो धान की बूसी से प्रमाण मिलता है कि उस समय धान की खेती होती थी। दिशा मापक यंत्र मिला है, तो याद रखिएगा लोथल से दिशा मापक यंत्र भी मिला है। आगे देख लेते हैं राखी गढ़ी। तो राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार में स्थित है। वृहद सैंधव नगर है। ये भारत में हड़प्पा का सबसे बड़ा नगर है, याद रखिएगा। भारत में हड़प्पा का सबसे बड़ा नगर है वृहद सैंधव नगर, राखी गढ़ी। अन्नागार और रक्षा प्राचीर के साक्ष्य मिले हैं। इसकी खोज सूरज भान ने 1969 ईस्वी में की थी। आगे देख लेते हैं बनावली। बनावली हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है और खोज आर.एस. बिष्ट ने की है 1973 में। जल निकास प्रणाली का अभाव है बनावली में, याद रखिएगा। बनावली में जल निकास प्रणाली का अभाव है। हल की आकृति जौ एवं तांबे के बाणाग्र यहाँ से मिले हैं। और देखते हैं धौलावीरा। तो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है धौलावीरा। खोज जे.पी. जोशी ने 1967 ईस्वी में की है। तो खोज जे.पी. जोशी ने 1967 ईस्वी में की। नगर 3 भाग में विभाजित है। तो नगर 3 भाग में, धौलावीरा याद रखिएगा 3 भाग में विभाजित है। ये यूपीएससी में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा। 2021 के यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक स्टेडियम का यहाँ से प्रमाण मिला है और जल संरक्षण की उत्तम तकनीक यहाँ पर विकसित थी। तो यही क्वेश्चन था करंट में, यूपीएससी में आया था 2021 में कि जल संरक्षण की उत्तम तकनीक किस क्षेत्र में हड़प्पा के पाई गई है। तो ये धौलावीरा। आगे देख लेते हैं सिंधु सभ्यता के पतन के कारण क्या क्या थे। तो ये गार्डन चाइल्ड और व्हीलन ने क्या कहा है, तो बाह्य और आद्य आक्रमण इसको पतन के कारण दिया है। तो गार्डन चाइल्ड और व्हीलन ने बाह्य और आद्य आक्रमण इसको कारण बताया है। वहीं जॉन अर्नेस्ट मैके ने बाढ़ को कारण बताया है और स्टाइन और अमलानंद घोष ने जलवायु परिवर्तन को कारण बताया है। वहीं एम.आर. साहनी ने क्या बताया है, तो एम.आर. साहनी ने भूतात्विक परिवर्तन इसके पतन के कारण बताया है और जॉन मार्शल ने प्रशासनिक शिथिलता इसके पतन को कारण बताया है। वहीं के.यू.आर. कनेडी ने महामारी फैलने की कारण को बताया है। आगे देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट नदियाँ। कोटदीजी। तो ये कोटदीजी स्थल सिंधु नदी के किनारे था। रंगपुर स्थल भादर नदी के किनारे था और रोपड़ ये सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ था। ये पंजाब में है, याद रखेगा, पंजाब में है रोपड़। वहीं आलमगीर हिंडन नदी के किनारे है। तो ये आज के लिए टॉपिक ख़त्म होता है। आपको आज का टॉपिक कैसा लगा कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा।
इसमें हम आपको हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए सारे इम्पोर्टेंट पहलू चर्चा कर लिए हैं, जिससे आपको एक कंसेप्ट वाइज पढ़ाए हैं। तो आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू, बाय।